इलेक्ट्रिसिटी, यह हमारी दुनिया को पावर देती है, यह हमारे घरों को रोशन करती है, यह हमें ग्लोबली कनेक्ट करती है। पर आखिर यह है क्या? ये इनविजिबल फोर्स जो यूनिवर्स का एक फंडामेंटल कंपोनेंट है, इसने हजारों सालों से ह्यूमैनिटी को लुभाया है। स्टैटिक की हल्की सी फ्लिकर से लेकर आसमान में बिजली की तेज लहर तक, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा से यहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी की कहानी वायर्स और सर्किट्स से बहुत पहले शुरू होती है। पुरानी सभ्यताओं ने लाइटनिंग की पावर को देखा था, एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिसिटी का एक जबरदस्त डिस्प्ले। इजिप्शियंस ने नाइल रिवर की इलेक्ट्रिक फिश के बारे में लिखा था, जिन्हें वो थंडर्स ऑफ द नाइल कहते थे। ये फिश एक पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक दे सकती थी, अपने प्रे को स्टन करके और प्रीडेटर्स को डराकर भगा देती थी। पुराने ग्रीक्स ने डिस्कवर किया कि एम्बर पर फर रगड़ने से, जो कि एक फॉसिलाइज्ड ट्री रेजन है, वो लाइट चीजों को अट्रैक्ट करता था। ये एम्बर इफेक्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के साथ एक अर्ली एनकाउंटर था। ये जो इलेक्ट्रिसिटी शब्द है ना, ये खुद ग्रीक शब्द इलेक्ट्रॉन से आया है, जिसका मतलब होता है एम्बर। सदियों तक ये एम्बर इफेक्ट एक अजीब सी दिलचस्प चीज बना रहा, एक पार्लर ट्रिक जैसा, ना कि कोई साइंटिफिक खोज। फिर 17वीं सदी में जाकर ही इलेक्ट्रिसिटी पर सीरियसली और सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। विलियम गिलबर्ट, जो एक इंग्लिश फिजिशियन थे, वो पहले कुछ लोगों में से थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को साइंटिफिकली स्टडी किया। उन्होंने ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम दिया था, एम्बर में दिखने वाली अट्रैक्टिव फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए। गिलबर्ट के एक्सपेरिमेंट्स सिर्फ एम्बर तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने पाया कि और भी कई सब्सटेंसेस रगड़ने पर अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। उनकी रिसर्च ने इस इनविजिबल फोर्स के नेचर को और ज्यादा एक्सप्लोर करने की चिंगारी जगाई। 18th सेंचुरी में इलेक्ट्रिसिटी में लोगों का इंटरेस्ट एकदम से बहुत बियरज गया। यूरोप और अमेरिका में एक्सपेरिमेंटर्स ने इस मिस्टीरियस फोर्स को जनरेट करने और स्टडी करने के लिए बड़े ही कमाल के डिवाइस बनाए। ऐसा ही एक डिवाइस था इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर, एक मशीन जो फ्रिक्शन से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनाती थी। ये जनरेटर्स पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए बहुत पॉपुलर टूल्स बन गए, जिनसे लोगों में क्यूरियोसिटी जागी और उनकी इमेजिनेशन को भी उड़ान मिली। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो एक पॉलीमैथ थे और अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में से एक, जल्द ही साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के इस इलेक्ट्रीफाइंग दौर में एक लीडिंग फिगर बनने वाले थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो बहुत क्यूरियस थे, बिजली के रहस्यों से बहुत फैसिनेट थे। उनका सबसे मशहूर एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने 1752 में किया था, उसमें उन्होंने तूफान के दौरान एक पतंग उड़ाई थी। उस पतंग, जिसमें एक मेटल की चाबी लगी हुई थी, उस पर आसमानी बिजली गिरी, जिससे यह साबित हुआ कि आसमानी बिजली असल में इलेक्ट्रिसिटी का ही एक रूप है। इस खतरनाक लेकिन बहुत जानकारी देने वाले एक्सपेरिमेंट ने फ्रैंकलिन को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। वो पहले इंसान थे जिन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का कॉन्सेप्ट दिया और समझाया कि कैसे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस काम करती हैं, जो बिजली की घटनाओं में देखने को मिलती हैं। बिजली को समझने में फ्रैंकलिन का योगदान उनके पतंग वाले एक्सपेरिमेंट से कहीं ज्यादा था। फ्रैंकलिन के काम से इलेक्ट्रिक चार्ज को और भी अच्छे से समझने का रास्ता खुला। उन्होंने बताया कि चीजों में एक तरह का इलेक्ट्रिकल चार्ज हो सकता है, जिसे उन्होंने इलेक्ट्रिकल फायर कहा। जब अलग अलग मटेरियल्स को आपस में रगड़ते थे, तो ये इलेक्ट्रिकल फायर एक चीज से दूसरी में चला जाता था। इससे एक चीज पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी नेगेटिवली चार्ज हो जाती थी। फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ये चार्जेस बह भी सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल करंट बनता है। उनके ऑब्जर्वेशन से ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स बनाने की राह मिली। और उनका जो लाइटनिंग रॉड का इन्वेंशन था, उसने दिखाया कि हम अपनी सेफ्टी के लिए इलेक्ट्रिसिटी की पावर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां फ्रैंकलिन का काम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पर फोकस्ड था,
एलेसांड्रो वोल्टा ने करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझने में काफी तरक्की की। वोल्टा के एक्सपेरिमेंट्स ने उन्हें पहली इलेक्ट्रिक बैटरी डेवलप करने में मदद की, एक ऐसा डिवाइस जो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिकल करंट पैदा कर सकता था। उनका ये इन्वेंशन, जिसे वोल्टिक पाइल के नाम से जाना जाता है, उसमें जिंक और कॉपर के अल्टरनेटिंग डिस्क्स होते थे, जिन्हें सॉल्ट वाटर में भीगे हुए कपड़े से सेपरेट किया जाता था। इस सिंपल लेकिन रेवोल्यूशनरी डिवाइस ने यह साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिसिटी केमिकली भी बनाई जा सकती है। वोल्टिक पाइल इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वोल्टेक पाइल के इन्वेंशन ने इलेक्ट्रिकल रिसर्च का एक नया दौर शुरू कर दिया। साइंटिस्ट्स अब अलग अलग मटेरियल्स पर इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट्स को स्टडी कर सकते थे और इसके पोटेंशियल एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर कर सकते थे। हम्फ्री डेवी ने वोल्टा के इन्वेंशन का इस्तेमाल करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज किया। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इस ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि इलेक्ट्रिसिटी केमिकल कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट और कंट्रोल करने की एबिलिटी ने इनोवेशन की एक वेव ला दी। इलेक्ट्रिक लाइटिंग, टेलीग्राफ और अनगिनत दूसरे इन्वेंशंस के लिए स्टेज सेट हो गया था। वोल्टा का बैटरी का इन्वेंशन बहुत रेवोल्यूशनरी था, पर उसकी अपनी लिमिटेशंस थीं। उससे करंट का स्टेडी फ्लो तो मिलता था, लेकिन सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए। साइंटिस्ट्स और इन्वेंटर्स के लिए चैलेंज साफ हो गया था कि इलेक्ट्रिसिटी का कंटिन्यूअस और रिलायबल फ्लो कैसे जनरेट किया जाए। माइकल फैराडे, एक सेल्फ टॉट इंग्लिश साइंटिस्ट, उन्होंने एक ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की जिसने सब कुछ बदल दिया। फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स ने यह दिखाया कि एक मूविंग मैग्नेट पास रखे एक वायर में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस कर सकता है। यह फिनोमेनन, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, बड़े स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का फाउंडेशन बन गया। फैराडे की डिस्कवरी ने इलेक्ट्रिक जनरेटर के डेवलपमेंट के लिए रास्ता बनाया। फैराडे की डिस्कवरीज पर बिल्ड करते हुए इन्वेंटर्स में प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक जनरेटर्स बनाने की होड़ सी लग गई। सबसे सक्सेसफुल अर्ली डिजाइन्स में से एक था डायनामो, जिसे फ्रांस में हिप्पोलिट पिक्सी ने डेवलप किया था। डायनामो में वायर के रोटेटिंग कॉइल्स का यूज होता था, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डायरेक्ट करंट या डीसी इलेक्ट्रिसिटी का कंटिन्यूअस फ्लो जनरेट करने के लिए। शुरुआती डायनामोस काफी छोटे और इनएफिशिएंट थे, लेकिन उनका पोटेंशियल अनडिनायबल था। इन्हें आर्क लैंप्स को पावर देने के लिए यूज किया जाता था, जो दो कार्बन इलेक्ट्रोड्स के बीच एक इलेक्ट्रिक आर्क बनाकर ब्रिलियंट लाइट पैदा करते थे। डायनामो का डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इलेक्ट्रिसिटी एक वायबल पावर सोर्स बन रही थी, जो फैक्ट्रीज में स्टीम इंजन्स को रिप्लेस कर सकती थी। जबकि डायनामो ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का रास्ता बनाया, एक और इन्वेंशन लोगों का ध्यान खींचने वाला था, इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब। थॉमस एडिसन को अक्सर लाइट बल्ब इन्वेंट करने का क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन सच तो यह है कि इसमें और भी बातें हैं। एडिसन का कंट्रीब्यूशन था एक कमर्शियली वायबल इनकैंडेसेंट बल्ब को परफेक्ट बनाने में। उन्होंने हजारों मटेरियल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया। आखिर में उन्होंने एक कार्बनाइज्ड बैम्बू फिलामेंट चुना, जो सैकड़ों घंटों तक तेज रोशनी दे सकता था। एडिसन का लाइट बल्ब और साथ में उनका डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का डेवलपमेंट घरों और बिजनेसेस में इलेक्ट्रिक लाइटिंग लेकर आया। घर और सड़कें, जो पहले धीमी गैस लैंप से रोशन होती थीं, अब इलेक्ट्रिक लाइट की एक जैसी चमक में जगमगा उठी थी। दुनिया इलेक्ट्रिक इल्यूमिनेशन की संभावनाओं को जान रही थी। इलेक्ट्रिक लाइटिंग के इतने ज्यादा इस्तेमाल से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड अचानक भी आज गई। एडिसन के शुरुआती डायरेक्ट करंट सिस्टम्स में लंबी दूरी पर पावर लॉस की एक बड़ी प्रॉब्लम थी। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने ऑल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी के पोटेंशियल को पहचाना। ऑल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स का यूज करके आसानी से कम या ज्यादा किया जा सकता था, जिससे ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए एकदम सही था। वेस्टिंगहाउस ने निकोला टेस्ला के साथ मिलकर
एक दूसरा ऑल्टरनेटिंग करंट सिस्टम डेवलप किया जो ज्यादा एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव साबित हुआ। ऑल्टरनेटिंग करंट की जीत हुई और इसी ने उन इंटरकनेक्टेड पावर ग्रिड्स का रास्ता बनाया जो आज हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाते हैं। जहां इलेक्ट्रिक लाइटिंग ने दुनिया को रोशन किया, वहीं इलेक्ट्रिक मोटर ने उसे हरकत में ला दिया। इलेक्ट्रिक मोटर के पीछे का प्रिंसिपल इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच के इंटरप्ले पर डिपेंड करता था। शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स ने यह दिखाया कि एक इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है और इसके उलट एक मैग्नेटिक फील्ड करंट पैदा कर सकता है। थॉमस डेवेनपोर्ट के डायरेक्ट करंट मोटर ने मशीनरी को पावर देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करने का पोटेंशियल दिखाया। ज्यादा एफिशिएंट और पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर्स के डेवलपमेंट ने इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। फैक्ट्रीज को अब ज्यादा क्लीन और कंपैक्ट इलेक्ट्रिक मोटर्स से पावर मिल सकती थी। इलेक्ट्रिक पावर की तरफ इस शिफ्ट ने एफिशिएंसी बढ़ा दी, पोल्यूशन कम कर दिया और मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरह बदल दिया। इलेक्ट्रिक मोटर का राइज और तेज हो गया ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी इलेक्ट्रिसिटी को अपनाने से। निकोला टेस्ला ने एसी मोटर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने और प्रमोट करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। टेस्ला का एसी इंडक्शन मोटर जो 1888 में पेटेंट हुआ था, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करता था मोटर के रोटर में करंट पैदा करने के लिए। इस डिजाइन ने ब्रशेस और कम्यूटेटर्स की जरूरत खत्म कर दी, जिससे एसी मोटर्स ज्यादा रिलायबल और ड्यूरेबल बन गए। टेस्ला के एसी मोटर्स वेस्टिंगहाउस के एसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ मिलकर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में डीसी सिस्टम्स को तेजी से रिप्लेस कर दिया। एसी मोटर टेक्नोलॉजी में टेस्ला के कंट्रीब्यूशंस ने इलेक्ट्रिकल एज के एक पायोनियर के तौर पर उनकी लेगेसी को पक्का कर दिया। बिजली का असर सिर्फ लाइटिंग और पावर तक ही नहीं रहा, बल्कि उससे कहीं ज्यादा था। इसने कम्युनिकेशन में भी क्रांति ला दी, दूरियों को कम कर दिया और लोगों को ऐसे तरीकों से जोड़ा जो पहले कभी सोचे भी नहीं गए थे। सैमुअल मॉर्स ने एक कमर्शियली सक्सेसफुल इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम डेवलप किया। मॉर्स के सिस्टम में डॉट्स और डैशेस का एक सिंपल कोड इस्तेमाल होता था, जिसे मॉर्स कोड कहते हैं, लंबी दूरियों तक मैसेजेस भेजने के लिए। टेलीग्राफ फौरन ही एक सक्सेस बन गया, दूर दराज के शहरों को जोड़ते हुए और तेजी से कम्युनिकेशन मुमकिन बनाते हुए। 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के टेलीफोन के इन्वेंशन ने एक वाइब्रेटिंग डायाफ्राम का इस्तेमाल किया साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलने के लिए। टेलीफोन फटाफट पॉपुलर हो गया, घरों और बिजनेसेस को कनेक्ट करते हुए, जिससे तुरंत बातचीत होने लगी। किसी की आवाज सुन पाना, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो, इस चीज ने कम्युनिकेशन को पूरी तरह बदल दिया। लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरीज में इलेक्ट्रिकल इनोवेशन में एक जबरदस्त उछाल आया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। दुनिया में तेजी से तारों का जाल बिछता जा रहा था। टेलीग्राफ और टेलीफोन लाइंस पूरे कॉन्टिनेंट्स में फैल रही थी। इस इंटरकनेक्टेडनेस ने ग्लोबल लेवल पर आइडियाज के एक्सचेंज को बढ़ावा दिया, जिससे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और तेजी से होने लगी। बिजली हमारी रोज की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुकी थी, जिसके बिना काम चलना मुश्किल था। ये घरों, इंडस्ट्रीज और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को पावर दे रही थी। उन्नीसवीं सदी के आखिर तक एक नया शहरी लैंडस्केप दिखने लगा, जो इलेक्ट्रिक लाइट्स की चमक से रोशन था और इलेक्ट्रिक मोटर्स की गूंज से चलता था। इलेक्ट्रिसिटी को जब सबने अपनाया, खासकर क्राउडेड शहरों में, तो एक जबरदस्त बदलाव आया। इसने न सिर्फ शहरों का हुलिया बदला, बल्कि लोगों के सोशल और इकोनॉमिक ताने बाने को भी बदल दिया। गैस और ऑयल वाली स्ट्रीट लाइट्स की जगह अब ज्यादा रोशन और डिपेंडेबल इलेक्ट्रिक लैंप्स आ गए, जो बिजी सड़कों और साइडवॉक्स पर एक वार्म इनवाइटिंग रोशनी बिखेरते थे। इलेक्ट्रिक ट्रैम्स और ट्रेन्स ने घोड़ा गाड़ी और स्टीम इंजन की जगह ले ली, जिससे बढ़ती शहरी आबादी को तेज और साफ ट्रांसपोर्ट मिला। घोड़ों की टापों की खटपट और स्टीम की आवाजें बैकग्राउंड में चली गईं और हवा प्रोग्रेस की इलेक्ट्रिक गूंज से भर गई। शहरों के इस इलेक्ट्रिफिकेशन से नए लोग और बिजनेस खींचे चले आए, जिन्हें मॉडर्न सुविधाओं और पैसे कमाने के मौकों की उम्मीद थी।
इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली फैक्ट्रीज अब दिन रात काम कर सकती थीं, जिससे प्रोडक्शन बढ़ा और नई जॉब्स भी निकली। दुकानें और थिएटर भी इलेक्ट्रिक लाइट्स की वजह से देर तक खुलने लगे, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते और एंटरटेनमेंट देते थे। इलेक्ट्रिक सिटी, जो कभी एक सपना लगता था, अब एक जीती जागती हकीकत बन रहा था। इंडस्ट्री पर इलेक्ट्रिसिटी का इम्पैक्ट तो एकदम रेवोल्यूशनरी था। फैक्ट्रीज, जो पहले स्टीम इंजीनियर्स और बेल्ट्स और पुलिस के कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स पर डिपेंड करती थीं, अब वो क्लीनर, ज्यादा एफिशिएंट और आसानी से कंट्रोल होने वाले इलेक्ट्रिक मोटर्स से पावर हो सकती थी। इलेक्ट्रिक पावर पर इस शिफ्ट से प्रोडक्टिविटी में जबरदस्त उछाल आया, प्रोडक्शन कॉस्ट्स कम हो गए और काम करने का तरीका ही बदल गया। इलेक्ट्रिक मोटर्स से छोटी और ज्यादा स्पेशलाइज्ड मशीनें डेवलप हो पाईं, जिन्हें इंडिविजुअल वर्कर्स ऑपरेट कर सकते थे। काम का ये डिवीजन ऑफ लेबर एफिशिएंसी तो बढ़ा रहा था, पर इसने वर्कप्लेस में भी बदलाव लाए, जहां टास्क्स और भी स्पेशलाइज्ड और रिपीटेटिव हो गए। मास प्रोडक्शन का राइज, जो इलेक्ट्रिसिटी से फ्यूल्ड था और असेंबली लाइंस से चलता था, उसने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बिल्कुल बदल दिया, जिससे सामान सस्ता हुआ और आम लोगों तक आसानी से पहुंचने लगा। इलेक्ट्रिसिटी प्रोग्रेस और एफिशिएंसी तो लाई, पर इसका वर्कर्स की लाइफ पर भी बहुत गहरा असर पड़ा। लेबर के मैकेनाइजेशन से कुछ सेक्टर्स में जॉब डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि मशीनों ने स्किल्ड आर्टिसंस की जगह ले ली। काम की रफ्तार तेज हो गई और वर्कर सेफ्टी और उनके वेल बीइंग को लेकर चिंताएं इस इलेक्ट्रिफाइड वर्कप्लेस में नए चैलेंजेस बनकर सामने आई। बिजली का असर सिर्फ बस्लिंग फैक्ट्रीज और रोशन सड़कों से कहीं आगे तक पहुंचा, घर के बिल्कुल अंदर तक पहुंच रहा था। घरेलू जिंदगी को ऐसे तरीकों से बदल रहा था जो बड़े भी थे और छोटे भी। इलेक्ट्रिक लाइटिंग, जो कभी सिर्फ अमीर लोगों की लग्जरी हुआ करती थी, मिडिल क्लास घरों में आम होती गई और दिन को लंबा कर दिया, लीजर के लिए नए मौके दे रही थी और डेली लाइफ की रिदम को बदल रही थी। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जैसे कि आयरन्स और टोस्टर्स से लेकर वैक्यूम क्लीनर्स और वॉशिंग मशीन्स तक, ये सब अब बाजार में आने लगे थे, जिनसे घर के कामों का बोझ हल्का होने लगा और दूसरे कामों के लिए टाइम फ्री होने लगा। घर, जो कभी लगातार कड़ी मेहनत की जगह हुआ करता था, इन इलेक्ट्रिकल सहूलियतों से धीरे धीरे बदल गया। फैमिली लाइफ के लिए ज्यादा कंफर्टेबल और एफिशिएंट स्पेस बन गया। घर के इस इलेक्ट्रिफिकेशन का खासकर महिलाओं की जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ा। लेबर सेविंग अप्लायंसेस ने घर के कामों में लगने वाला टाइम और एफर्ट कम कर दिया, जिससे एजुकेशन, लीजर या पेड एम्प्लॉयमेंट के लिए भी टाइम मिलने लगा। इलेक्ट्रिक लाइटिंग के होने से पढ़ने, सिलाई करने या अंधेरा होने के बाद दूसरी एक्टिविटीज करने के लिए भी नए मौके मिले, जिससे डोमेस्टिक लाइफ का दायरा और बढ़ गया। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ने घरों को रोशन किया और इंडस्ट्रीज को पावर दी, उसने दुनिया भर में कनेक्टिविटी का एक इनविजिबल जाल भी बुना और मैस कम्युनिकेशन के एक नए युग की शुरुआत की। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, जो मैसेजेस को लंबी दूरियों तक तुरंत ट्रांसमिट कर सकता था, उसने मिड 19th सेंचुरी में ही कम्युनिकेशन में क्रांति ला दी थी। लेकिन टेलीफोन के इन्वेंशन और वायरलेस टेलीग्राफी, जिसे बाद में रेडियो कहा गया, उसके डेवलपमेंट ने दुनिया को ऐसे जोड़ दिया जैसा पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। टेलीफोन, जो पहले एक नॉवेल्टी था, बिजनेस और पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए एक जरूरी टूल बन गया, घरों और ऑफिसेज को इंसानी आवाज की इमीडिएसी से कनेक्ट करते हुए। रेडियो का डेवलपमेंट, जिसे गुग्लियल्मो मार्कोनी जैसे इनोवेटर्स ने पायोनियर किया, उसने लंबी दूरियों तक साउंड का वायरलेस ट्रांसमिशन पॉसिबल किया, मैस ब्रॉडकास्टिंग का रास्ता बनाते हुए, और एक ऐसे नए मीडियम का उदय हुआ जिसने दुनिया को मोह लिया। इस इंटरकनेक्टेडनेस ने एक ग्लोबल कम्युनिटी की भावना को बढ़ावा दिया, क्योंकि अब हर तरह के लोग न्यूज़, एंटरटेनमेंट और कल्चरल एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते थे। दुनिया, जो पहले बहुत बड़ी और ओशंस और कॉन्टिनेंट्स से अलग अलग थी, अब छोटी और ज़्यादा कनेक्टेड महसूस होने लगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की इनविजिबल वेव्स इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और एंटरटेनमेंट को दुनिया के दूर दराज कोनों तक पहुंचाती थी। मिड 20th सेंचुरी में
बल्कि मैकेनिकल डिवाइसेस से इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ एक शिफ्ट आया। 1947 में ट्रांजिस्टर के इन्वेंशन ने इलेक्ट्रॉनिक्स को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। वैक्यूम ट्यूब्स से स्मॉलर और ज़्यादा एफिशिएंट होने की वजह से ट्रांजिस्टर्स से मिनिएचराइज्ड रेडियोज और टीवीज बनने लगे। इसी मिनिएचराइजेशन ने लेट 1950s में इंटीग्रेटेड सर्किट का रास्ता बनाया। इंटीग्रेटेड सर्किट्स से माइक्रो प्रोसेसर्स बने और पर्सनल कंप्यूटर्स का जन्म हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स ने सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर दिया, डिवाइसेस को स्मॉलर और अफोर्डेबल बनाते हुए। बीसवीं सदी के आखिर में कंप्यूटिंग पावर में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। इसकी वजह थी इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर ट्रांजिस्टर डेंसिटी का तेजी से बढ़ना। यह एक ट्रेंड था जिसे मूर्स लॉ के नाम से जाना जाता है। तरक्की की इस लगातार चाल से और भी पावरफुल और अफोर्डेबल कंप्यूटर्स बने। इसने इंटरनेट के उदय और इंफॉर्मेशन एज की शुरुआत का रास्ता बनाया। इंटरनेट, जो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, इसकी जड़ें कोल्ड वॉर के जमाने से जुड़ी हैं, लेकिन 1990s की शुरुआत में वर्ल्ड वाइड वेब के डेवलपमेंट ने इसकी बदलने की असली ताकत को सामने लाया। वेब अपने यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स को जोड़ने वाले हाइपरलिंक्स के साथ इंफॉर्मेशन को हर उस इंसान तक पहुंचाया जिसके पास कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन था। दुनिया तेजी से एक दूसरे से जुड़ रही थी। इंफॉर्मेशन आसानी से देशों की सीमाओं और टाइम जोन्स के पार बह रही थी। ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग और बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने कम्युनिकेशन में क्रांति ला दी, हर तरह के लोगों को ऐसे तरीकों से जोड़ते हुए जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इंटरनेट कॉमर्स, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और सोशल इंटरैक्शन के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया। इंडस्ट्रीज को बदलते हुए, ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स को तोड़ते हुए और हमारे जीने, काम करने और अपने आसपास की दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। सेक्शन 3, बिजली और एनवायरनमेंट, एक उलझा हुआ रिश्ता। बिजली की कहानी में भी अपनी पेचीदगियां हैं, खासकर जब बात एनवायरनमेंट पर इसके असर की हो। वैसे तो बिजली खुद एक क्लीन एनर्जी कैरियर है, लेकिन बिजली पैदा करना, खासकर फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोयला, तेल और नेचुरल गैस से के एनवायरनमेंट पर काफी बुरे असर पड़ते हैं। फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से ग्रीन हाउस गैसेस, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड, हवा में मिलती है, जिससे क्लाइमेट चेंज होता है। ये इमिशंस गर्मी को रोक लेते हैं, जिससे दुनिया का तापमान बढ़ता है, मौसम के पैटर्न बदलते हैं और समुद्र का जलस्तर बढ़ता है। फॉसिल फ्यूल्स को निकालना और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना के भी एनवायरनमेंट पर असर पड़ते हैं, जैसे जानवरों के घर उजड़ना, पानी का गंदा होना और दूसरे नुकसान पहुंचाने वाले पोल्यूटेंट्स का हवा और पानी में मिलना। बिजली पैदा करने से एनवायरनमेंट को जो मुश्किलें हो रही हैं, उनसे निपटना आज इंसानियत के सामने सबसे जरूरी कामों में से एक है। क्लीनर और ज्यादा सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाना, जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो और जियोथर्मल, क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए बहुत जरूरी है और फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता कम करने के लिए भी। एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज में तरक्की, जैसे बैटरीज और पंप्ड हाइड्रो, भी एक अहम भूमिका निभाएंगी एक ज्यादा सस्टेनेबल एनर्जी वाले भविष्य की तरफ बढ़ने में मदद करने में। सेक्शन 4, फ्यूचर को पावर देना, रिन्यूएबल एनर्जी और उससे भी आगे। बिजली की डिमांड बढ़ती ही जा रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ और ट्रांसपोर्टेशन के इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से। इस डिमांड को पूरा करने और साथ ही ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए इस बात में एक बदलाव की जरूरत है कि हम बिजली कैसे बनाते और इस्तेमाल करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो और जियोथर्मल में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की कॉस्ट कम हो रही है, हम एक क्लीनर एनर्जी फ्यूचर की तरफ एक तेज ट्रांजिशन की उम्मीद कर सकते हैं। रिन्यूएबल्स के अलावा न्यूक्लियर फ्यूजन क्लीन, लिमिटलेस एनर्जी का पोटेंशियल ऑफर करता है। बिजली का फ्यूचर सस्टेनेबल है और सबके लिए फायदेमंद है। सेक्शन 1, वो स्पार्क जिसने एक रेवोल्यूशन शुरू किया। स्टैटिक क्लिंग और बिजली गिरने के शुरुआती अनुभवों से लेकर हमारी मॉडर्न दुनिया को पावर देने वाली जटिल सर्किटरी तक, इलेक्ट्रिसिटी का सफर लगातार डिस्कवरी और इनोवेशन का रहा है।
जो एक रहस्यमयी फोर्स के रूप में शुरू हुई, अपनी रॉ पावर से हमारे पूर्वजों को लुभाती थी, उसे हार्नेस किया गया और टेम किया गया। एक अजूबे से बदलकर हमारी डेली लाइफ का एक जरूरी हिस्सा बन गई। इलेक्ट्रिसिटी के पायोनियर्स बेंजामिन फ्रैंकलिन के लाइटनिंग रॉड से लेकर थॉमस एडिसन के इनकैंडेसेंट बल्ब तक, उन्होंने शायद ही इमेजिन किया होगा कि उनकी डिस्कवरीज का सोसाइटी पर इतना गहरा असर पड़ेगा। ज्ञान के लिए उनकी रिलेंटलेस परस्यूट, जो क्यूरियोसिटी और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की डिजायर से ड्रिवन थी, उसने एक रेवोल्यूशन शुरू किया जिसने हमारे शहरों को इल्यूमिनेट किया, हमारी इंडस्ट्रीज को पावर दी और हमें ऐसे तरीकों से कनेक्ट किया जो पहले कभी पॉसिबल नहीं सोचे गए थे। इलेक्ट्रिसिटी की कहानी ह्यूमन इंजेन्यूइटी की पावर का सबूत है, यूनिवर्स के सीक्रेट्स को खोलने और उन्हें ह्यूमन काइंड की बेहतरी के लिए हार्नेस करने की हमारी एबिलिटी का। यह कोलैबोरेशन और कंपटीशन की कहानी है, ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज और इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स की। ये सब मिलकर जो पॉसिबल है उसकी बाउंड्रीज को पुश करते हैं और आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे शेप करते हैं। एक इलेक्ट्रिफाइड भविष्य जो उम्मीदों से भरा हुआ है। आज हम एक नए दौर के मोड़ पर हैं और बिजली की कहानी तो अभी बस अनफोल्ड होना शुरू हुई है। बिजली का भविष्य सस्टेनेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर, विंड और हाइड्रो पावर के हाथ में ही इसकी चाबी है। एनर्जी स्टोरेज और स्मार्ट ग्रिड्स में जो एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, उनसे हम क्लीन एनर्जी को और भी अच्छे से हार्नेस कर पाएंगे। एक ऐसी दुनिया इमेजिन कीजिए जहां एनर्जी भरपूर हो, क्लीन हो और सबके लिए एक्सेसिबल हो। वो स्पार्क जिसने एक क्रांति की आग लगाई थी, वो आज भी चमक रही है और एक सस्टेनेबल भविष्य की राह रोशन कर रही है।